हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी और हम कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर का पेपर 2016 का और सब्जेक्ट क्या है हमारा ईएफएम का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट। जब भी आप क्वेश्चन करें नोट पे, ये जो नोट है इस नोट पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि इस नोट से ही आपके काफी क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। मुद्रा नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है कीमत स्थिरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आपकी आरबीआई बनाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति का निर्माण करती है और उसका मुख्य उद्देश्य, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा नहीं है इनमें से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सेंट्रल बैंक, वो प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करती है, वो सिर्फ कीमत में स्थिरता लाती है यानी प्राइस स्टेबिलिटी लाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाती है और इकोनॉमी का डेवलपमेंट करती है यानी कीमत में स्थिरता लाती है, पूर्ण रोजगार का प्रबंध करती है और आर्थिक विकास करती है। ये कौन करती है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Question number 1992 which of the following is not a physical measure to check inflation? कौन सा इन्फ्लेशन चेक करने का फिजिकल मेजर नहीं है? फिर से यहाँ पे आपसे नोट पूछ लिया कि कौन सा फिजिकल मेजर नहीं है इन्फ्लेशन को चेक करने का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल ओवर स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल ओवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति को रोकने का भौतिक उपचार नहीं है? उत्पादन में वृद्धि, संग्रह पर रोक, आयात निर्यात पर रोक और सार्वजनिक व्यय में कमी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी सार्वजनिक व्यय में अगर कमी आ जाती है तो उसको मुद्रास्फीति को चेक करने का कोई, यानी इन्फ्लेशन को चेक करने का मेजर नहीं है। लेकिन अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा स्टोर्स मेंटेन कर रहे हो, बहुत ज्यादा संग्रहण कर रहे हो आप वस्तुओं और सेवाओं का, और आयात निर्यात कर रहे हो, तो ये सारे इन्फ्लेशन चेक करने के मेजर होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक व्यय में कमी इन्फ्लेशन चेक करने का मेजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 which of the following is not measure of quantitative measure of monetary policy to control the credit? अगेन फिर से यहाँ पे नोट है जो कि बहुत कम आपको उस पर फोकस करना है, ये विजिबल ठीक से होता नहीं है और इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द क्रेडिट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेंज इन बैंक रेट, ऑप्शन नंबर 2 चेंज इन कैश रिजर्व रेशो, ऑप्शन नंबर 3 चेंज इन लिक्विडिटी रेशो, ऑप्शन नंबर 4 रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। मौद्रिक नीति साख नियंत्रण करने के परिणात्मक उपायों में से मैंने बताया आपको कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। किस लिए बनाती है? ताकि ये साख को अच्छे से नियंत्रित कर सके। और इसको साख को नियंत्रित करने के दो उपाय होते हैं, एक परिणात्मक होता है, एक आपका क्वांटिटेटिव होता है, एक आपको क्वालिटेटिव होता है। जो क्वांटिटेटिव होता है उसको हम परिणात्मक बोलते हैं। उपायों में से कौन सा नहीं है? क्वांटिटेटिव मेथड वो होता है जिसको हम नंबर्स में या फिर रेशो में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर वो होता है जिसको आप नंबर्स में या रेशो में कैलकुलेट कर सकते हो। तो बैंक रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, कैश रिजर्व रेशो को कैलकुलेट कर सकते हो, लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा मेजर नहीं है? तो ये एक क्वालिटेटिव मेथड है, जबकि क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। Which of the following is not measure of quantitative measure? यानी बैंक रेट भी है, कैश रिजर्व रेशो भी है, लिक्विडिटी भी है, ये सारे के सारे कौन सा नहीं है? तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? ये क्वालिटेटिव मेथड है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। एसेंशियल फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन इज, साख विस्तार के लिए क्या आवश्यक है? इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, रिडक्शन इन बैंक रेट एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। तो जब भी आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक दरों में, बैंक की रेट में कमी कर देती है, तो जो ऋण होते हैं वो आपको सस्ती मात्रा में
ऋण जो होते हैं वो आपको चीपर रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, और जैसे ही ऋण आपको चीपर मात्रा में यानी सस्ती दरों पे उपलब्ध हो जाएंगे तो साख का विस्तार हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट ले पाएंगे बैंकों से। इसलिए बैंक में साख का विस्तार करने के लिए क्या आवश्यक है, जब आपके बैंक दर में कमी आ जाए। अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाएगी तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो साख का एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी क्रेडिट का एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर आपका CRR बढ़ जाएगा तो भी आपका क्रेडिट का एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर प्रतिभूतियों को सेल कर देंगे तो भी क्रेडिट का एक्सपेंशन नहीं होगा। तभी हो सकता है जब आपकी बैंक रेट कम हो जाए, या आपका CRR कम हो जाए, या आपका SLR कम हो जाए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, रिडक्शन इन बैंक रेट। There are 4 measures to control inflation. Inflation कंट्रोल करने के 4 measures: increase in tax, surplus budget, credit control, or issue of new currency. Which two of above measure are fiscal measures? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, दो चीजें होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आपकी RBI बनाती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आपकी RBI बनाती है, और RBI के पास दो मेन काम होते हैं, एक तो नोट इशू करना और दूसरा क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो आप इस क्वेश्चन से वैसे ही चेक कर सकते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल आपकी RBI करती है, वही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आती है, और न्यू करेंसी भी कौन इशू करता है? आपकी RBI करती है, वो भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। तो ऐसे तो ऑप्शन से देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। कैसे कर सकती है? इंक्रीज इन टैक्स करके और सरप्लस बजट को लेके वो एक तरह से इन्फ्लेशन को चेक कर सकती है। इन्फ्लेशन चेक करने के लिए कंट्रोल करने के मेजर होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इंक्रीज इन टैक्सेस और सरप्लस बजट जो है वो फिस्कल मेजर होता है। इन्फ्लेशन वो एक तरह से इन्फ्लेशन मेजर्स होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेजर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर A और B, इंक्रीज इन टैक्स एंड सरप्लस बजट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। Which of the following is not a condition of deflation? यहाँ पे कौन सी कंडीशन नहीं है डिफ्लेशन की? When monetary income decreases and production increases. When monetary income is constant but production increases. When monetary income is increases but production is decreases. When production is constant but monetary income is falling. निम्न में से मुद्रा संकुचन नहीं है, जब आपकी मौद्रिक आय कम हो लेकिन आपका उत्पादन बढ़ रहा हो। जब मौद्रिक आय स्थिर हो आपका उत्पादन बढ़ रहा हो। जब आपकी मौद्रिक आय बढ़ रही हो और आपका उत्पादन घट रहा हो, या फिर जब आपकी उत्पादन स्थिर हो और एक तरह से आपकी मौद्रिक आय गिर रही हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जब आपकी मौद्रिक इनकम बढ़ रही होती है लेकिन उसके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्शन कम हो रहा होता है, तो ये आपकी डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है आपकी इकोनॉमी में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, जब आपकी मॉनेटरी इनकम तो क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो, जबकि आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। When in an economic recession and inflation both are present, then it is known as. When in an economic recession and inflation, जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड डिस्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक निष्क्रियता और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ विद्यमान हो तो वो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति, निष्पत्ति, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है का आंसर है स्टैगफ्लेशन, यानी जब रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। They crown the money market, properly speaking, in the market of short-term and day-to-day loans. It was said by the money market, properly speaking, in the market from the short-term and day-to-day loan. It was said by, ये कथन किसने कहा कि मुद्रा बाजार वह बाजार है जो अल्पकालिक व प्रतिदिन के ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्राउटनर ने, ऑप्शन नंबर 2 पिगू ने, ऑप्शन नंबर 3 सिपमैन ने, और ऑप्शन नंबर 4 सेयर्स ने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेयर्स ने ये वाक्य कहा था कि मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें आपको एक अल्पकालीन ऋण मिल जाते हैं और दिन प्रतिदिन के ऋण मिल जाते हैं। मुद्रा बाजार कौन मेंटेन करता है? आपका RBI मेंटेन करती है। तो RBI क्या प्रोवाइड करती है? आपको शॉर्ट टर्म लोन और डे टू डे लोन भी प्रोवाइड करवाती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेयर्स क्या है इसका सही आंसर है। रेपो रेट इज दैट एट विच? ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल बैंक बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक, commercial bank borrow from central bank on the basis of government securities,
इंटरेस्ट गिवन टू कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। रेपो दर क्या है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से उधार लेता है, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में ऋण लेता है और बैंकों को उनके केंद्रीय बैंक के पास कोष पर ब्याज दिया जाता है। रेपो दर वो दर होती है जब कमर्शियल बैंकों यानी व्यापारिक बैंकों को जरूरत होती है पैसों की और वो सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है कुछ सिक्योरिटी को गिरवी रखा के, यानी मॉर्गेज के रूप में सिक्योरिटीज को रखवाती है और सेंट्रल बैंक से उधार लेती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जब कमर्शियल बैंक बोरो करती है किससे, आरबीआई से या फिर आपकी सेंट्रल बैंक से, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उधार पे रखवा के या मॉर्गेज पे रखवा के इसके बदले में ऋण प्रदान करती है किससे, आरबीआई से, आपकी केंद्रीय बैंक से। ये आपकी होती है रेपो रेट। अगर मैं उल्टा बताऊं, रिवर्स रेपो रेट भी एक रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है और वो कमर्शियल बैंक से उधार लेती है, तो वो कौन सी रेट होती है, वो आती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। फॉर कैलकुलेटिंग लिक्विडिटी रिजर्व एसेट्स which not include in liquid assets, जब हम लिक्विडिटी रिजर्व एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है, which is not included in liquid assets, गोल्ड ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैश बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तरलता कोष ज्ञात करने के लिए कुल तरल संपत्ति गणना में शामिल न की जाने वाली संपत्तियां कौन सी हैं, स्वर्ण, नगद शेष, विनिमय बिल और सरकारी प्रतिभूतियां। तो लिक्विड एसेट्स वो होती है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पाए। अगर आप गोल्ड को मार्केट में लेके जाओगे तो बहुत जल्दी आपको उसमें कैश मिल सकता है, कैश तो ऑटोमेटिकली होता ही कैश है जिसको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत एक तरह से रिलायबल होती है, अगर वो आप सेल करने जाओगे मार्केट में तो बहुत इजीली वो सेल हो जाती है, चाहे गवर्नमेंट का गोल्ड हो या नॉर्मल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट से ऑथराइज होनी चाहिए, तो वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है या हो जाती है। लेकिन जो विनिमय बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो बहुत जल्दी लिक्विडिटी में यानी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिक्विड एसेट्स नहीं है, जबकि गोल्ड, कैश बैलेंस और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तीनों ही आपके लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो जो एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपकी लिक्विड एसेट्स होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।